नमस्कार दोस्तों, फोकस स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले क्लास में मैं लेक्चर 2 के जो पार्ट 1 था उसमें मैं बताया था कि भारत में पुर्तगालियों का आगमन और डिटेल्स में चर्चा किया था। वो आधा पार्ट था, उसमें 2 गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और अल्बुकर्क को डिटेल्स में मैं उनका जो फंक्शन था बताया था। तीसरे गवर्नर आ गए हैं नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा 1529 से 1538 तक इनका कार्यकाल रहा। इनके पहले मैं इसका जो बेसिक है थोड़ा उस पर प्रकाश डालता हूं। जैसे 17 मई 1498 को वास्को डी गामा जो समुद्री रास्ते से केप ऑफ गुड होप होते हुए कालकट में पहुंचे थे भारत में। तो एक प्रश्न और आता है इसमें, खास तौर से वनडे एग्जाम के लिए वो बहुत फेमस है कि कालकट में पहुंचे तो ठीक है 17 मई 1498 को, लेकिन किस तट पर पहुंचे थे। इस तट का नाम है, जो भारत के पश्चिमी जो तट है इसका नाम है मालाबार तट। मालाबार तट। मालाबार तट, मालाबार तट पश्चिमी छोर पर भारत का जो मालाबार तट, और जो पूर्वी छोर पर उसको हम बोलते हैं कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। अगर पश्चिमी भाग पूछा जाए तो मालाबार तट, और पूर्वी भाग में पूछा जाए तो कोरोमंडल तट। तो ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि वास्को डी गामा केरल के कालिकट बंदरगाह पर जब पहुंचे थे, समुद्री रास्ते, भारत का समुद्री रास्ते की खोज की इन्होंने, तो किस तट पर पहुंचे थे भारत का? तो मालाबार तट। एक और है कि पुर्तगीज कंपनी का नाम क्या है? एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया। भारत में पुर्तगाली जो साम्राज्य था उसका नाम, यानी पुर्तगीज कंपनी एस्तादो द इंडिया। ये भी जानना आवश्यक है कि वास्को डी गामा कहां पहुंचे, केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत में, तो किस तट पर पहुंचे? तो मालाबार तट। मालाबार तट। और कंपनी का नाम है एस्तादो द इंडिया। पुर्तगीज कंपनी का नाम है एस्तादो द इंडिया। इस तरह से प्रश्न आता है। एक प्रश्न यूपीएससी में आया था कि हालांकि पुर्तगीज का कंपनी का नहीं, लेकिन उस पर हमको पुर्तगालियों के बारे में बोलना है, यहाँ पर जरूरी है। हो सकता है कि यूपीएससी पीसीएस या वनडे एग्जाम में आ जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हो रही थी तो उस समय भारत में शासक कौन थे? तो उस समय भारत में तो अकबर शासन थे जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी 1600 ईस्वी में। लेकिन अभी प्रश्न आता है कि वास्को डी गामा पहली बार जब भारत का खोज किए, यानी समुद्री रास्ते से, भारत कोई भुलाया हुआ नहीं था, लेकिन समुद्री रास्ते से एक रास्ता इन्होंने खोज किया इजाद किया यूरोप से आने का, जो कालिकट में केरल में आए थे। केरल के कालिकट में प्रश्न उठता है कि उस समय भारत में किस वंश की सरकार थे और
कौन उसका शासक थे? तो उस समय लोधी वंश की सरकार थे और सिकंदर लोधी उस समय शासक थे। यह प्रश्न आ सकता है। तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए, यानी 1498, और सबसे अंत में अंग्रेजों को तो हम लोगों ने भारतवासी सभी आंदोलन करके यहां से भगा दिए। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। लेकिन ये इनको हम लोग माने अपने आप ही गए नहीं। तो 1498 से 1961 सबसे अंत में ही गए। सबसे पहले आए भारत में और सबसे अंत में गए, यानी 1498 में है, 1961 में गए। ये भी बात जानना है पुर्तगाली के बारे में। इसके बाद हम आते हैं मेन बेसिक अपना नीनो डी कुन्हा पर कि नीनो डी कुन्हा क्या क्या कार्यकलाप रहा भारत में। तो नीनो डी कुन्हा जो तीसरा गवर्नर, जो मुख्य गवर्नर थे पुर्तगाली का, क्योंकि पहले मैं अल्मीडा और अल्बुकर्क के बारे में डिटेल्स में बता चुका हूं, और तीसरा गवर्नर आज पार्ट 2 में हमको बताना है नीनो डी कुन्हा। इनका मेन फंक्शन जो है, ये पहले जो कोचिन राजधानी हुआ करता था, कोचिन राजधानी था पुर्तगालियों का, कोचिन को राजधानी को उठाकर इन्होंने गोवा ले गया। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि गोवा जो है, जब राजधानी ले गया नीनो डी कुन्हा, तो 1961 तक गोवे रह गया। 1961 तक गोवा ही रह गया। तो ये कार्यकाल नीनो डी कुन्हा का, और इन्होंने दीव और बेसिन पर भी कब्जा कर लिया। कि दीव और बेसिन, ये गुजरात में है, दीव और बेसिन, इस पर इन्होंने कब्जा कर लिया नीनो डी कुन्हा। तो भारत में 3 जो पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय, कहीं अब वायसराय भी आता है तो उसको एक मानना है, गवर्नर भी इनको कहा जाता है, वायसराय भी कहा जाता है। तो 3 गवर्नर का कार्यकलाप हुआ। अब मैं एक पुर्तगालियों की कहानी का दूसरा फेज जो है शुरू होता है। इनकी लड़ाई भारतीयों से कैसे हुई। एक्चुअल में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से 1510 में गोवा अल्बुकर्क द्वारा छीन लिया गया था। तो एक तो लड़ाई हुई 1510 में। दूसरी कि गुजरात के बहादुर शाह का मुगलों से काफी झगड़ा झंझट हुआ करता था। तो हुमायूं उस समय गुजरात में आए हुए थे। तो हुमायूं से बचने के लिए ये जो गुजरात का जो बहादुर शाह है, वो बेसिन का क्षेत्र पुर्तगालियों को दे दिए। बेसिन का जो क्षेत्र है, ये बेसिन, ये पुर्तगालियों को दे दिए। और जैसे ही हुमायूं गुजरात से निकले, तो फिर इसी बेसिन के संबंध में, बेसिन को लेकर पुर्तगालियों से अनबन हो गई। और पुर्तगालियों से जब अनबन हो गई, तो पुर्तगालियों ने बुलाया, पुर्तगाली समुद्र में जहाज पर ही कुछ बात करने के लिए बुलाया, या समझौता हो या बेसिन के संबंध में कुछ वार्ता करनी थी, तो उसे बुलाया गया। मतलब बहादुर शाह को बुलाया पुर्तगाली लोग। और वहीं जो है, ये दोनों में, माने पुर्तगाली में और बहादुर शाह में फटाफटी लड़ाई हो गया। और यहां तक कि छल से पुर्तगाली उसी फटाफटी में फेंक दिया बहादुर शाह को समुद्र में। तो ये दूसरा लड़ाई हो गया। तीसरा एक गौरवान्वित, जब जैसे हमारी यूरोपीय कंपनियां भारत में आई, तो उस समय तक 1739 तक ऐसा कुछ कारनामा नहीं हुआ भारत की तरफ से जो गौरव का विषय हो। लेकिन बाजीराव प्रथम
बाजीराव प्रथम जो पेशवा थे, उनके कार्यकाल में चीना अप्पा एक मराठा सरदार थे। चीना अप्पा मराठा सरदार थे। उन्होंने सालसेट भी जो पुर्तगाली अपना कब्जा किए हुए थे, तो सालसेट और बेसिन का जो क्षेत्र है वो छीन लिए। पहली बार भारत के लिए गौरव की बात है, और इस पर अक्सर यूपीएससी में प्रश्न आता है, पीसीएस में आता है। मराठा सरदार पहली बार यूरोपीय कंपनियों से ये दो क्षेत्र छीनने में कामयाब रहे। वो हम भारतवासियों के लिए गौरव का विषय है। और बेसिन और सालसेट, तो यही भारतीयों से और पुर्तगालियों से जो पंगा हुआ था, लड़ाई हुई थी 3, इसको मैंने चर्चा कर दिया। अब आगे इसका कहानी शुरू होता है कि पुर्तगाली उसके आगे हमारे यहां भारत में जब आए तो उसका पुर्तगाली उसके आगे क्या ये अपना इनका वर्क रहता है। उसके आगे पुर्तगालियों का एक बॉम्बे जो क्षेत्र था, बॉम्बे ये मुंबई, आज मुंबई है, बॉम्बे यानी मुंबई, ये अजीब तरह का लगता है इस बात को जानने में कि देश हम लोग का यानी भारत का, और दहेज, ये बॉम्बे को दहेज पुर्तगाली लोग अंग्रेज को दे दिए। कैसे? इसमें 3 डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो प्रश्न आता है हमेशा। जो बंबई की कहानी है उसमें 3 डेट इंपॉर्टेंट है, जो प्रश्न से हमेशा आता है। 1661 और 1668 और 1687, ये 3 डेट बंबई की कहानी से संबंधित है। इसमें है कि 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का शादी ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स II से तय था, मान शादी होना तय था। तो उसमें दहेज में, यानी 500 साल पहले, नहीं 500 नहीं, वो तो पुर्तगाली लोग आए थे, लेकिन जब शादी बंबई के, माने बंबई को जब लोग दहेज में दिया था, तो उसे कुछ बाद में हुआ 1498 के बाद, यानी 1661 में चार्ल्स II जो इंग्लैंड के राजकुमार थे, उनको पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से शादी होना तय था। उसी में दहेज बंबई को पुर्तगाली लोग दे दिए 1661 में। 1661 इसको जानना है। बंबई कहानी पुर्तगालियों से संबंधित है और बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1662 में बंबई, 1662 में इंग्लैंड के सरकार द्वारा 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो बंबई का क्षेत्र जो है, बंबई को फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इसमें एक बात इंपॉर्टेंट ये जानना जरूरी है कि बंबई जो दहेज में दिया गया पुर्तगालियों द्वारा, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया कि ब्रिटेन की सरकार को दिया गया। इसमें जानना हमें कि वो जो बंबई दहेज में पुर्तगालियों ने दिया, वो ब्रिटेन की सरकार को दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं दिया था। लेकिन ब्रिटेन की सरकार 1662 में 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर, 1 बरस में 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर, और ईस्ट इंडिया कंपनी को पुनः दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया ब्रिटेन की सरकार ने। स्पष्ट हो गया दोनों। अब तीसरा 1687, इससे भी प्रश्न आता है। (1687) से प्रश्न आता है कि 1687 में हुआ क्या कि जब ब्रिटेन के सरकार जो है दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को, अब तो ईस्ट इंडिया कंपनी को हाथ में आ गया बम्बई। तो उसमें जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की पहला जो सूरत में जो था स्थापना, जो फैक्ट्री का लोग किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी पहला सूरत में, वो अब मुख्यालय अपना बना लिए लोग बम्बई को 1687 में।
इसलिए 1687 भी इंपॉर्टेंट है। तीनों डेट इंपॉर्टेंट है, 61, 68, 1661, 1668 और 1687। ये तीनों डेट का कहानी जो है इसको मैं डिटेल्स में चर्चा किया। अब मैं बात करूंगा कि पुर्तगालियों का देन क्या रहा। भारत में पुर्तगालियों का देन क्या रहा उसके पहले चर्चा कर लेते हैं, जरूरी है, प्रश्न आता है इस पर। इसमें बता दिया हमने कि बेसिन और सालसेट जो जगह है वो तो मराठा सरदार ले गए। अब बचा इसके पहले चर्चा कर देना था हुगली और चटगांव का। जो पुर्तगालियों ने हुगली और चटगांव पर कब्जा किया था, हुगली में अक्सर पुर्तगाली लोग डकैती किया करते थे, समुद्री लूटपाट, और लूटपाट के लिए हुगली प्रसिद्ध है। समुद्री डकैती जो है, लूटपाट कहां होता था ये प्रश्न आता है, तो हुगली। और एक गांव है मतलब सतगांव और चटगांव, तो उसमें चटगांव फेमस है। चटगांव अभी बांग्लादेश में है, चटगांव अभी बांग्लादेश में है। आज के डेट में वर्तमान समय में चटगांव बांग्लादेश में पड़ता है। प्रश्न आ सकता है इसको पुर्तगाली का महान बंदरगाह, इसको पुर्तगालियों ने महान बंदरगाह की संज्ञा दी है। पुर्तगालियों का एक महान बंदरगाह है, यहां मैंने लिखा है ये चटगांव, ये पुर्तगालियों का महान बंदरगाह है। और इसी चटगांव को पोर्टो ग्रांडे भी कहा जाता है पुर्तगालियों द्वारा। और इसको चटगांव को हतंदक चौतक, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि सिविल सर्विस के लिए यह हतंदक चौतक पूछा जा सकता है पीसीएस के लिए, लेकिन वनडे एग्जाम के लिए पुर्तगालियों का महान बंदरगाह कौन था, चटगांव था, ये पूछा जाता है। और इस चटगांव जो बंदरगाह को पोर्टो ग्रांडे भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इस तरह से कोचिंग ये तो राजधानी है, इसको ले गए नीनो डी कुन्हा गोवा। अब इन दक्षिण में पूरब ये हो गया पश्चिम का क्षेत्र, अब पूर्वी क्षेत्र में दक्षिण और पूरब, ये भी प्रश्न आता है, इस पर बहुत ध्यान देंगे। सेंथोम मद्रास के निकट एक जगह है, ये दक्षिण और पूरब, ये पूरा पूरब नहीं, तो पूरब में हो गया हुगली और चटगांव, इसमें हम बोल रहे दक्षिण और पूरब। ये सेंथोम जो जगह है एकमात्र जगह था जो पुर्तगालियों कब्जा में था। ये प्रश्न आता है कि दक्षिण पूरब, अगर प्रश्न आता है कि दक्षिण पूरब में पुर्तगालियों के कब्जा में कौन प्लेस है, तो सेंथोम है जो मद्रास के निकट है। पांडिचेरी में इसलिए लिखा यहां कि चूंकि यूपीएससी में एक बार प्रश्न आया था कि पुर्तगाली कंपनी में सबसे पहले पांडिचेरी में कौन पहुंचा था, अपना उसको कब्जा कौन किया था। हालांकि मेन सेंटर फ्रांसीसी का पांडिचेरी, लेकिन प्रश्न ये आया था कि पांडिचेरी में सबसे पहले कौन पहुंचा था, कौन अपना वहां बस्ती बसाया। मैंने पहले पहुंचने का, उसके बाद में तो फ्रांसीसी लोग ले लिया, लेकिन पहले यहां पुर्तगाली होगा, उसका आंसर था पुर्तगाली। ये जानना जरूरी है, क्योंकि अक्सर विद्यार्थी को ये दिमाग में बात रहती है कि पांडिचेरी तो फ्रांसीसियों के लिए जाना जाता है, फ्रांसीसियों का मेन सेंटर था, लेकिन पहली बार कौन आया, तो पहली बार पांडिचेरी में पुर्तगाली, वहां आंसर पुर्तगाली होगा। इस तरह से अब पुर्तगालियों का देन पर हम बात करते हैं कि पुर्तगालियों का क्या देन रहा। भारत में प्रिंटिंग प्रेस 1556 गोवा में, 1556 में जो गोवा में प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना हुआ, ये पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। पहले किताब में छापने में बहुत दिक्कत होता था, लेकिन 1556 में गोवा में जैसे प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई, उससे बहुत सारा सुविधा हो गया। हालांकि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार गुटेनबर्ग जर्मनी द्वारा किया गया था, एक जर्मनी के गुटेनबर्ग थे, वो आविष्कार किए थे प्रिंटिंग प्रेस का, लेकिन पुर्तगाली लोग भारत में लाए प्रिंटिंग प्रेस 1556 में गोवा में। इसके बाद फसल के बारे में प्रश्न हमेशा पूछा जाता है
कि फसल कौन कौन पुर्तगाली लोग द्वारा लाया गया था। पुर्तगालियों का देन फसल, इसमें एक हम याद करने के लिए ट्रिक के थ्रू बता रहे हैं, और अगर उसको आप बढ़िया से रिवीजन करते रहिएगा तो फसल संबंधित कोई भी कभी भी क्वेश्चन जो है वो नहीं छूटेगा। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स है। मलाई कोफ्ता, मलाई कोफ्ता ये फसल के लिए ट्रिक है याद करने के लिए। मलाई म से हो गया मक्का, ये मक्का लाए, मूंगफली लाए, मक्का मूंगफली, मक्का लाए मूंगफली लाए। लव मैंने लाल मिर्च, लाल मिर्च और लीची, लाल मिर्च लीची और मलाई हो गया क है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मूंगफली म से हो गया मक्का, मूंगफली, ल से लाल मिर्च और लीची, क से काजू, देखिए क से काजू, पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था भारत में। क से काजू, ओ यहाँ इंग्लिश हमने पहले बताया कि हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स है। ओ से ऑरेंज यानी संतरा, संतरा। पी से पपीता, यहां प है तो पी से पपीता, और ए बचता है, यहां ए बचता है तो ए से हो गया आलू। हाँ टी बचता है, कोफ्ता, टी, टी इसके पहले टी है। टी से तंबाकू, टी से तंबाकू और टी से टमाटर, तंबाकू और टमाटर ये पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया था। टी से तंबाकू और टी से टमाटर, और ए बचता है, इसे ले स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये हर परीक्षा में आता है, यूपीएससी हो, पीसीएस हो या वनडे एग्जाम हो। इसके बाद ए बचता है, अमरूद, अनानास, और ए से आलू, आलू, टमाटर, आलू और तंबाकू के बारे में हमेशा प्रश्न आता है। यहां तंबाकू की बात आया तो मैं एक बात आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि तंबाकू पुर्तगालियों ने मुगल, चूंकि मुगल पीरियड की सरकार थे तो मुगल बादशाह जो अकबर थे वहां तंबाकू ले गया लोग और अकबर को भी दिया। लेकिन एक गुड़गुड़िया टाइप का तंबाकू में होता है, इतना लंबा, और रह करके लोग पीता था, उसमें गुड़गुड़ करता रहता तंबाकू, तो अकबर को भी लोग दिया। तो अकबर को थोड़ा अच्छा लगा तो तंबाकू की खेती करने के लिए परमिशन दे दिए। ये प्रश्न आता है कि तंबाकू का परमिशन किसने दिया खेती करने के लिए? तो अकबर बादशाह, मुगल बादशाह। दूसरा बात इसमें प्रश्न ये भी आता है कि तंबाकू तो पीना लोग शुरू कर दिया, लेकिन नशा उसमें होता है। कुछ लोग बाद में अकबर के बाद जैसे जहांगीर की सरकार आई तो तंबाकू पी के कहीं लोग उलट गए, घुलट गए, कहीं कहीं परेशानी आने लगा। बहुत जहांगीर के पास गया, इसका खबर पहुंचा कि ऐसा ऐसा हो रहा है आपके राज्यकाल में, शासन काल में, तो जहांगीर ने उसको बंद करा दिया। तंबाकू का परमिशन खेती करने के लिए अकबर ने दिया और तंबाकू को बंद करने के लिए जहांगीर ने दिया। यानी तंबाकू हमारे देश में नहीं था।
ये पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। ठीक है, मुगल संबंधित दो बातें हुई जो प्रश्न आता है हमेशा। और तीसरा कंसेप्ट का सवाल है कि हुगली में जो लूटपाट करते थे पुर्तगाली लोग, ये लूटपाट इन लोग का बंद के कराया। ये बहुत तबाही मचाए हुए थे, बहुत डिस्टर्ब करते थे हुगली में। समुद्री डाकू वहां हुआ करते थे और जहाज को बार बार लूट लिया करते थे। भारत में इतना तबाही मचा दिए थे, अब शाहजहां को गुस्सा है, उसको बंद करा दिया, तो छीन लिया हुगली को। मैंने हुगली को कौन मुगल बादशाह छीन लिया पुर्तगालियों से? तो शाहजहां ने छीन लिया। और चटगांव को कौन छीना? औरंगजेब ने। लेकिन लोग बहुत प्रयास किया ईसाई बनाने के लिए, अकबर को भी और जहांगीर को भी, लेकिन अंततः ये दोनों अकबर और जहांगीर ईसाई धर्म स्वीकार नहीं किए। क्लियर? ये मुगलों से संबंधित था, पुर्तगालियों का देन भी मैंने बताया स्पष्ट रूप से। इसमें देन में गोथिक कला शैली, गोथिक स्थापत्य शैली, गोथिक भवन निर्माण से संबंधित है, ये भी पुर्तगालियों का देन है। आज गोवा में जो कुछ भवन बना हुआ चर्च गोथिक शैली में है। ये भवन निर्माण से संबंधित है, गोथिक। यांत्रिक घड़ी पुर्तगाली ही लाए थे हमारे भारत में, प्रिंटिंग प्रेस हो ही गया। और ये जो फसल से सवाल आता है, फसल से जो मैंने सवाल बताया मलाई कोफ्ता का, अगर ये याद रहेगा, इसमें एक और है शकरकंद जोड़ लीजिएगा। शकरकंद इसमें एक ट्रिक में नहीं है, अलग से शकरकंद भी पुर्तगाली लोग लाया था, शकरकंद। तो इसे प्रश्न हमेशा आता है दूसरे भारत के इतिहास में, दूसरे जैसे प्रश्न आ गया कि सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता में दे देगा 3 गो फसल। इसमें क्या कौन ऐसा है जो फसल सिंधु सभ्यता का नहीं है? 4 गो ऑप्शन देगा और उसमें एक जो दे देगा, एक जो है पुर्तगालियों का जो फसल लाया गया था यहाँ जो हमने बताया उससे दे देगा। अथवा देगा कि सिंधु सभ्यता कौन ऐसा है कि जो इस सिंधु सभ्यता के फसलों में उसका उल्लेख नहीं है, तो उसका उल्लेख जो ये पुर्तगालियों द्वारा जो लाया गया था ये जानना जरूरी है, ताकि आपका उस सिंधु सभ्यता के फसल के बारे में प्रश्न आवे, या वैदिक सभ्यता हो या मौर्य काल हो या गुप्त काल हो, उसमें प्रश्न का आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मलाई कोफ्ता याद रहेगा, इस प्रश्न का जवाब आप दे दीजिएगा आसानी से। ये प्रश्न 2025 में यूपीएससी में भी आया था, इस जो मैंने बताया इसमें उसका आंसर मिल जाएगा। अब यूपीएससी में जो प्रश्न आ सकता है, यानी पीसीएस, वनडे एग्जाम, सब में इस जितना मैंने फसल का नाम बताया, ऐसे तो हमेशा तंबाकू और आलू से आता है, लेकिन और जो भी फसल है वो सब याद करना है। और कहीं ना कहीं दूसरे जो फसल में जो बताया मलाई कोफ्ता से, उसमें भी प्रश्न आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पुर्तगालियों का डाउनफॉल, पतन। पुर्तगालियों का डाउनफॉल, पतन। पुर्तगालियों का पतन, तो ये पतन में सबसे पहला कारण है धार्मिक असहिष्णुता। ये धर्म के मामला में हमने पहले भी पिछले क्लास में बताया था कि धर्म के मामला में बहुत कट्टर थे, बहुत कट्टर थे। जितनी यूरोपीय कंपनियां आई भारत में, उसमें सबसे कट्टर ये धर्म के मामला में थे। यानी गोवा में जो बना था, गोवा और उसके आसपास के क्षेत्रों में ये बहुत मंदिरों को तोड़ दिए थे और अपना गिरजाघर बना लिए थे। इसलिए धार्मिक असहिष्णुता, धार्मिक असहिष्णुता ये बहुत पहला इंपॉर्टेंट कारण है इनके डाउनफॉल में। और
दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है, जो यूरोपीय कंपनियां आई जैसे डच हो गए, अंग्रेज हो गए, उनके प्रतिद्वंदिता में पीछे पड़ गए। जितनी उनकी पावर थे, शक्ति नौसेना में जो टेक्नोलॉजी से वो लैस थे, उनसे ये पीछे हो गए। ये भी बहुत बड़ा कारण, के डाउनफॉल में ये बहुत बड़ा कारण है। माने प्रतिद्वंदिता में, यूरोप के कंपनियों के प्रतिद्वंदिता में ये पीछे पड़ गए, पीछे रह गए पुर्तगाली लोग। इससे भी इनका डाउनफॉल हुआ। तो धार्मिक सहिष्णुता और प्रतिद्वंदिता, ये भी है बात। माने यूरोपीय कंपनियों से प्रतिद्वंदिता, ये दो कारण प्रमुख हैं। तीसरा कारण मेरे को आता है कि पश्चिम में ही ब्राजील का खोज हो गया। तो ब्राजील का खोज हो गया तो सारा ध्यान ही ब्राजील की तरफ भी लोग लगा दिए, पुर्तगाली लोग, वो भी हो गया। तीसरा कि ये भारतीय शासकों से घुल मिल कर कभी रहने का, माने कभी रहे नहीं। जो और यूरोपीय कंपनियां रही उस तरह से भारतीय शासकों से घुल मिल नहीं सके, इसलिए धर्म के मामला ये कट्टर थे। यहां तक कि बच्चों को, और इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों बच्चों को इन्होंने दास बना दिया, या तो बंदी बना दिया या दास बना दिया। उससे भी लोग खफा थे। यानी दूसरे शब्दों में इसको हम कहूं तो पुर्तगाली लोग बहुत दुष्ट थे। कम से कम अपना धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो कम से कम जो धर्म मान रहा है तो उसको, धर्म को आप हस्तक्षेप मत करिए, डिस्टर्ब मत करिए। लेकिन इन्होंने किया, पुर्तगालियों ने, जो धार्मिक असहिष्णुता, जो काफी भारत के आदमी से, इन लोगों से नाराज था, जो इनका पतन होना निश्चित था। तो ये सब मेन कारण है पुर्तगालियों का। और अंतिम में एक प्रश्न आता है कि लास्ट में, अंतिम में जो हमने बताया था क्षेत्र लिखा था, जितना क्षेत्र पे उन्होंने कब्जा किया था, अंतिम 1961 में जब भारत से गए, यानी भगाने के लिए भारत सरकार को एक्शन लेना पड़ा। ये अपने से नहीं भाग रहे थे, इनको भगाने के लिए भारत सरकार को एक्शन लेना पड़ा, तब ही भागे 1961 में। उस समय तक गोवा दमन दीव पर राज कर रहे थे, माने उनके कब्जे में था गोवा दमन दीव। तो गोवा दमन दीव आजाद कब हुआ? 1961 में। यानी पुर्तगालियों जो वहां इनका हमेशा पंगा हुआ करता था, खासतौर से मुस्लिमों को बहुत तंग करते थे, मुस्लिम समुदाय को ज्यादा तंग करते थे। कारण कि ऑटोमन तुर्कों का जो अधिकार हो गया था कुछ दुनिया पर, तो उसको लेकर इनके मन में काफी जिलस ईर्ष्या थी, तो मुस्लिम समुदाय को काफी तंग किया करते थे। ये भी पुर्तगालियों का पतन का कारण था। और सब पुर्तगालियों का पतन, ये जो मेन कारण है, हमने बताया कि अन्य यूरोपीय कंपनियों के प्रतिद्वंदिता में इनकी टेक्नोलॉजी का कम होना, ये टिक नहीं सके, धार्मिक असहिष्णुता, और ब्राजील का खोज जब हुआ तो उधर उड़ गए। ये पुर्तगालियों का पतन मेन था। हमने जो पार्ट 2 में भारत में पुर्तगालियों का आगमन संबंधी जो प्रश्न आता है उसमें चर्चा किया। एक प्रश्न इस क्लास को समाप्त करने के पहले मैं बता दूं, एक मसूलीपट्टनम जो जगह है, प्रश्न इसमें भी आ सकता है कि क्या भारत में जो पुर्तगाली जो आए थे, क्या उनके कब्जे में था? तो मात्र मसूलीपट्टनम उनके कब्जे में नहीं था। मसूलीपट्टनम से ये व्यापार जरूर करते थे, आना जाना ले आते, लेकिन मसूलीपट्टनम इनके कब्जे में नहीं था। अगर 3 ऑप्शन आ जाए, कोचीन आ जाए, कुन्नूर आ जाए, इधर गोवा आ जाए, अब मसूलीपट्टनम दे दे, इनके कब्जे में कौन नहीं था, तो मसूलीपट्टनम आएगा। ये प्रश्न अक्सर आता है, इसलिए मैं इसका चर्चा कर दिया। अब अगले क्लास में मैं डच से संबंधित पूरा डिटेल्स में कंसेप्ट और फैक्ट्स के आधारित जो क्लास होगा उसको मैं लेकर आऊंगा। तब तक के लिए ये क्लास यहीं समाप्त करता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।